नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पवन खांडल होम इकोनॉमिक्स में। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं शुरू करने जा रहा हूं नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो कि क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट यूनिट है। इस यूनिट को मैं अपने कई वीडियो में कंप्लीट करूंगा, तो आज हम इसका फर्स्ट वीडियो यहाँ पर बना रहे हैं। और इसमें जो पहला चैप्टर है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए बच्चों, क्लास 12th के मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो फर्स्ट यूनिट है बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट है और ये 10 मार्क्स की यूनिट है जिसका नाम नेशनल इनकम अकाउंटिंग है। इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। आप कुछ बुक्स में इनको 3 चैप्टर में दिया हुआ है, कुछ में 2 चैप्टर्स में समझाया हुआ है, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा कंसर्न जो है वो पूरी यूनिट से रहेगा और इस यूनिट में जितने भी टॉपिक हैं वो सभी टॉपिक बड़े डिटेल के साथ और बड़े अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ मैं यहाँ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो आप मेरे इन वीडियोस को देखते रहिए कंटिन्यूएशन में, ताकि ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पर, और अब ज़्यादा समय न लेते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे इसमें वो है अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए दोस्तों, इकोनॉमिक्स जो है उसकी 2 मेन ब्रांचें हम पढ़ते हैं इस 11th-12th के लेवल पर, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। वैसे देर आर सो मैनी ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स: डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स, international economics, econometrics, macroeconomics. Lot of branches are there, but at your level we read about only 2 main broad divisions of economics, and that is microeconomics and macroeconomics. When we talk about the macroeconomics, so you can understand the meaning of macro. So see, the macro means big, बड़ा। तो मैक्रो का सीधा सा मतलब होता है बड़ा, बिग। तो वहीं हम जब बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो you can see the definition that the macroeconomics is the study of aggregates in the whole economy. इसका मतलब ये है कि पूरी जो इकोनॉमी है उसमें जो एग्रीगेट्स हैं उनकी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स इन द होल इकोनॉमी। एंड व्हाट आर दीज एग्रीगेट्स? These aggregates are like you can say income level, price, general price level, aggregate demand, aggregate supply, right? And budget, government budget, money supply. These all are the concepts which are related to the macroeconomics. तो यहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स के मीनिंग की जब हम बात करते हैं तो इतना ही मीनिंग हम यहाँ डिस्कस करते हैं। और क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस, उसमें वहाँ और इसके डिटेल में दिया हुआ था, तो वहाँ से आपको इसको और आप ज़्यादा समझ सकते हैं। यहाँ हम उसको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे। आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जितने भी एग्रीगेट्स हैं जो कि पूरे इकोनॉमी के लेवल पर होते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन है, बजट है, मनी सप्लाई है, एग्रीगेट डिमांड है, excess demand, deficit demand, all these aggregates which are found at the macro level. So what we do, we concern or we study all these topics in macroeconomics. So that is about the macroeconomics. Now we start this some more topics here. First of all, we take about the case of types of goods. There are many types of goods we read in this chapter, that is consumer goods, then producer goods and capital goods. First we talk about the consumer goods. बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है दोस्तों। Consumer goods, those goods which are directly used for the satisfaction of human wants are called consumer goods. यानी कि जो भी चीज़ें एक कंज्यूमर अपने सेटिस्फैक्शन के लिए डायरेक्टली यूज़ करता है, उन सब गुड्स को हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें, hundreds of goods we use in our daily life, तो वो जो भी चीज़ें हैं जो हमारे को सेटिस्फाइड करती हैं, जिससे हमें कोई यूटिलिटी मिलती है, उन्हें हम क्या कहेंगे? कंज्यूमर गुड्स कहेंगे। तो इसमें कोई ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है।
अब देखिए बच्चों, जो कंज्यूमर गुड्स हैं उसके टाइप्स हैं, तो उसके 4 टाइप्स हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो देख लीजिए, फर्स्ट हमारा आता है, ये देखिए आपके सामने टॉपिक है, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। पहला है ड्यूरेबल गुड्स। सो व्हाट इज़ द ड्यूरेबल? ड्यूरेबल, आप कई बार जाते हैं दुकान पर तो हम कहते हैं कि भैया ये चीज़ दिखाना हमारे को, वो ड्यूरेबल होनी चाहिए। तो ड्यूरेबल का सीधा सा मतलब है कि जो कमोडिटी हम यूज़ कर रहे हैं उसकी लाइफ क्या हो, लंबी हो, यानी कि उसको हम सेवरल ईयर्स तक यूज कर सकें, दैट इज ड्यूरेबल गुड्स। तो दोज गुड्स विच कैन बी यूज फॉर सेवरल ईयर्स एंड आर ऑफ रिलेटिवली हायर वैल्यू। जनरली ये जो ड्यूरेबल गुड्स होती है इनकी वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है, हायर होती है। लॉट ऑफ थिंग्स वी यूज इन आवर हाउस, दीज आर द ड्यूरेबल गुड्स लाइक टीवी, कार, फर्नीचर, वॉशिंग मशीन एट्सेट्रा। और भी बहुत सारे आप इसमें रख सकते हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, आपकी ड्यूरेबल गुड्स हो जाती हैं, जिन्हें हम, 2 बातें इसमें ध्यान रखनी है, विच आर यूज फॉर सेवरल ईयर्स एंड हैज़ हाई वैल्यू। द सेकेंड टाइप ऑफ गुड्स, द सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स जो होती हैं ये वो होती हैं जिनकी लाइफ कुछ महीनों से लेकर के 1 ईयर तक रहती हैं। दोज गुड्स विच कैन बी यूज फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर and slightly more or less, it may be for 8 months, 12 months, 14 months, 15 months, वो गुड्स क्या हैं, सेमी ड्यूरेबल गुड्स हैं। बिल्कुल क्लियर सिंपल चीज़ है, जैसे कि बुक्स हैं, क्लोथ्स हैं। आप बुक्स जो आप पढ़ रहे हो, 10th क्लास की है, 9th क्लास की, 11th क्लास की जो बुक्स आपने पढ़ी वो 1 साल के लिए पढ़ी, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी हो गई, 1 ईयर हो गई। इसी तरह से आप समझ सकते हो जो कैलेंडर हम यूज़ कर रहे हैं उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, 1 ईयर हो गई। क्रॉकरी है, शूज़ है, स्लीपर्स हैं, क्लोथ्स हैं, ये सब जो हैं जनरली माने जाते हैं सेमी ड्यूरेबल में, क्योंकि इनकी जो लाइफ होती है वो कुछ महीनों से लेकर के 1-1.5 साल या 2 साल तक हो सकती है। तो इसको हम क्या मानेंगे, सेमी ड्यूरेबल मानेंगे। इसके बाद आता है तीसरा टाइप, वो है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स होती है पेरिशेबल गुड्स, इसको हम पेरिशेबल गुड्स भी कहते हैं। तो दोज गुड्स विच आर यूजिंग अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन। यहाँ ये समझना जरूरी है कि जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं दे आर कंज्यूम्ड इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन। इट मीन्स कि व्हेन वी यूज दिस गुड्स, व्हेन वी यूज इन द वन टाइम, देन दे कैन नॉट बी यूज अगेन। जितनी भी हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं वो सब इसी सेमी ड्यूरेबल गुड्स में आती हैं, क्योंकि इनको अगर हम एक बार यूज़ कर लेते हैं तो दोबारा हम फिर इनका यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स कह रहे हैं, या पेरिशेबल गुड्स कह देते हैं। तो शुगर, वेजिटेबल, जो भी ऑल ईटेबल आइटम्स दे आर द, और इन ईटेबल आइटम्स के साथ साथ जो हम अपनी बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि सोप हुआ, टूथपेस्ट हुआ, ऑयल हुआ, ये भी नॉन ड्यूरेबल गुड्स ही हैं, क्योंकि इन जो जितना क्वांटिटी आप एक बार में कंज्यूम कर लेते हैं उस क्वांटिटी को फिर हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या है, दिस इज नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नाउ द लास्ट नंबर 4 टाइप ऑफ गुड्स, दैट इज द सर्विसेज। तो सर्विसेज, जितनी भी सर्विसेज है, चाहे वो बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, ट्रैवलिंग हो, ट्रांसपोर्ट हो, कम्युनिकेशन हो, टीचिंग है, लॉयर है, डॉक्टर है, ये सारी सर्विसेज चौथे टाइप की गुड्स हैं, और ये इन्हें हम नॉन मटेरियल गुड्स कहते हैं। दीज आर कॉल्ड द नॉन मटेरियल गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, और ये भी हमारी जो भी वांट्स है उसको सेटिस्फाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जैसे आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और मैं आपको एक सर्विस दे रहा हूँ, दैट इज टीचिंग। यू कैन नॉट सी द टीचर बट यू कैन फील और यू कैन सी एंड यू कैन satisfied directly with the teaching of the teacher. So this is these type of goods are called services. So this is the services. Now next we see that is producer and capital goods. Now what are the producer goods? Producer goods are those goods which are used in the production process. जो भी चीज़ें, any material or any commodity which are used for the production, they are the producer goods. जितनी भी चीज़ों का हम यूज़ करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में या जो प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं। तो ये आपकी प्रोड्यूसर गुड्स हो गई। दूसरा हम देखते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या है कि दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर सेवरल ईयर्स एंड हैव अ हाई वैल्यू। अब बच्चों यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जितनी भी कैपिटल गुड्स हैं वो सब क्या हैं, सारी जो जितनी भी कैपिटल गुड्स हैं वो सब क्या हैं, वो सब आपके प्रोड्यूसर गुड्स हैं, क्योंकि ऑल कैपिटल गुड्स आर यूज्ड इन
प्रोड्यूसर गुड्स सॉरी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ये हम आगे क्वेश्चन भी इसका हम करते हैं, डिस्कस करेंगे। तो हमें यहाँ ये समझना है कि कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स ही हैं, दीज आर द प्रोड्यूसर गुड्स, बट इनके साथ दो कंडीशन है। एक तो ये है कि इनकी वैल्यू क्या होती है, हाई होती है, दे हैव द हाई वैल्यू, एंड द सेकंड थिंग्स कैट दीज आर यूज इन फॉर द सेवरल ईयर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो जैसे कि आपका प्लांट और मशीनरी है, ये कैपिटल गुड्स हैं, और प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर जैसे कि ये प्लांट और मशीनरी तो आ ही गया, बिल्डिंग है, फैक्ट्री है और सब कुछ टेक्निक वगैरह सब प्रोड्यूसर गुड्स हो गई। अब जैसे रॉ मटेरियल की हम बात करते हैं तो रॉ मटेरियल भी क्या है, रॉ मटेरियल आपका प्रोड्यूसर गुड्स है, लेकिन रॉ मटेरियल कैपिटल गुड्स नहीं, क्योंकि रॉ मटेरियल को आप वन टाइम यूज़ करते हैं, दोबारा उसको हम यूज नहीं कर सकते। लेकिन जो मशीनें फैक्ट्री में लगी हैं, जो प्लांट फैक्ट्री में लगा है, जो प्लांट प्रोडक्शन प्रोसेस में लगा है, इसको हम कई बार सेवरल ईयर्स के लिए या कई टाइम मल्टी टाइम हम इसको यूज़ करते हैं, इसलिए ये कैपिटल गुड्स हो गई। तो हमें सीधा सा ध्यान रखना है कि जितनी भी गुड्स प्रोडक्शन में काम आ रही है, दे ऑल आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट कैपिटल गुड्स केवल वही हैं जिनकी वैल्यू हाई है और जो सेवरल ईयर्स तक, कई सालों तक काम में आती हैं। सो व्हाट कैन वी से हियर, वी कैन से दैट ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। नेक्स्ट ही अगला जो हमारा टॉपिक है, देखिए एक और हम बात करते हैं कि कैपिटल गुड्स में जैसे हमने लिखा मशीनरी आर कैपिटल गुड्स, तो क्या सारी मशीनरी कैपिटल गुड्स हैं? क्या ऑल मशीन जो हम यूज़ कर रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, दे ऑल आर द कैपिटल गुड्स? तो आप सोच सकते हैं इसके बारे में कि भाई जो मशीनें हम काम में ले रहे हैं, क्या सबको ही हम कैपिटल गुड्स में काउंट करेंगे? तो देखिए बच्चों, कैपिटल गुड में हम केवल उन्हीं मशीन्स को काम कर लेते हैं, काउंट करते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में काम में आती है। जो प्रोडक्शन प्रोसेस में काम नहीं आ रही है वो कैपिटल गुड्स नहीं है, चाहे वो मशीन है। अब आपके घर में वॉशिंग मशीन है, आपके घर में माइक्रोवेव ओवन है, आपके घर में फ्रिज है, तो क्या ये सब मशीनें नहीं हैं? ये सब मशीनें हैं, बिल्कुल सही है, ये मशीनें हैं, लेकिन क्योंकि इनका आप प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज नहीं कर रहे हो, इसलिए ये कैपिटल गुड्स नहीं मानी जाएंगी। इनको हम फाइनल गुड्स, कंज्यूमर फाइनल गुड्स बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट वाला माइक्रोवेव ओवन रखता है, आप भी माइक्रोवेव ओवन रखते हो। रेस्टोरेंट वाले के लिए, जो भी रेस्टोरेंट ऑनर है, उसके लिए माइक्रोवेव ओवन एक तरह का कैपिटल गुड्स हम मानेंगे। लेकिन आपके लिए, क्योंकि आप इसे अपने घर में यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज यू आर यूजिंग इट एट योर होम, देन इट कुड नॉट बी काउंट एज ए कैपिटल गुड। तो दिस क्वेश्चन में भी आज दैट ऑल आर ऑल मशीन्स कैपिटल गुड्स, यहाँ पे ये आर दोबारा नहीं लिखना, इसको आप थोड़ा सा हटा दीजिएगा कि क्या सभी जो मशीन्स है कैपिटल गुड्स हैं। तो आवर आंसर इज नो, ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ये सारा आंसर है, आप इसको आप चाहिए तो नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। और मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप जब भी इकोनॉमिक्स के मेरे वीडियो देखें तो आप नोटबुक और पेन लेके ज़रूर बैठें और सब चीज़ों को नोट करते जाइए साथ के साथ, जिससे अपने नोट्स बनाइए ताकि वो ज़्यादा अच्छे आपको समझ में आएगा। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं। ये भी मैंने डिस्कस कर लिया कि कैन ऑल प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स, तो ये नहीं हो सकता। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है, अगर हम बात कर लें कि रॉ मटेरियल जो होगा, रॉ मटेरियल इज़ नॉट ए कैपिटल गुड, इट इज़ अ प्रोड्यूसर गुड्स बट नॉट कैपिटल गुड्स, क्योंकि न तो उसकी हाई वैल्यू होती है, न ही उसको कई बार सेवरल ईयर के लिए यूज़ किया जा सकता है। अगला जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं, दैट इज़ अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? देखिए, जनरल जो आम बोलचाल की भाषा में आप भी सुनते हैं बहुत जगह पर कि मैंने ये इन्वेस्टमेंट कर दिया, ये इन्वेस्टमेंट कर दिया। लेकिन इकोनॉमिक्स की टर्म में अगर हम इन्वेस्टमेंट को देखना चाहें कि कौन सा एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट होगा, तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, आप इस चीज़ को थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ लीजिए कि दो तरीके का एक्सपेंडिचर हम मानते हैं। वन इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड अनदर इज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है उसमें आपका जो वैल्यू है, आपकी जो वेल्थ है, आपकी जो इनकम है, ये कभी नहीं बढ़ती है, बल्कि आपका जो इनकम है वो रिड्यूस होती है, माइनस होती है, जो भी समझ लीजिए। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट होगा, तो इन्वेस्टमेंट के अंदर आपकी इनकम जो है वो बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट के अंदर वो एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट माना जाएगा
जिसमें आपकी इनकम क्या हो, राइज हो। आपने मान लीजिए कि एक कार खरीदी और उसको यू आर यूजिंग दिस कार फॉर योर फैमिली, फॉर योर डोमेस्टिक पर्पस। नाउ इफ यू स्पेंड 5 लाख रुपीज ऑन दिस कार, देन व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इट इज? then you will say that this type of expenditure is called the consumption expenditure, क्योंकि आपने अपने consumption purpose से इसको खरीदा है। but if you invest this money or if you spend this money as a taxi, if you purchase the car for the taxi purpose, then that is the same expenditure would be your investment, क्योंकि now this taxi will give some income to you, then it become the investment। तो ये investment का concept है। दूसरा आप ये ध्यान रखिएगा कि इकोनॉमी के अंदर व्हेन वी टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट इज दोज एक्सपेंडिचर विच इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी। जो भी एक्सपेंडिचर इकोनॉमी के प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इन्वेस्टमेंट कहेंगे। इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, और इसको हमने एक और नाम दे दिया, दैट इज इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। एक साल में जो हम स्टॉक इंक्रीज होता है उसको हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी। इन्वेस्टमेंट आल्सो कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं, और इसको हम लिखते हैं I इज इक्वल टू डेल्टा के। सो इन्वेस्टमेंट इज व्हाट, इट इज द कैपिटल फॉर्मेशन, कि कितना कैपिटल स्टॉक इंक्रीज हुआ। मशीन है, कितनी आपकी मशीनें पहले थी अब कितनी हो गई। मान लीजिए लास्ट ईयर आपके पास 20 मशीन्स थी इकोनॉमी के अंदर, इस साल आपके 25 हो गई, तो 5 जो है वो आपका कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। उसकी हम वैल्यू निकाल लेते हैं तो हम कहते हैं कि साहब इतने करोड़ का, इतने लाख करोड़ का, या जो भी है वाट एवर, वो सारा हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया। कितने रेलवे ट्रैक हमने बिछवाए, कितने हमने जो है इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट लगाए, कितने स्टील के प्लांट लगाए, ये सब जो है ऑल दिस कम इन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट यू कैन सी हियर दैट इज अबाउट, अब ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, दैट इज अबाउट द फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। बहुत बार इस पर क्वेश्चन आता है, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, या फिर इनका इनडायरेक्टली क्वेश्चन भी आता है, तो हमको इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना है। तो देखिए फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, वन बाय वन हम इनको करेंगे, बल्कि दोनों को साथ ही हम करते चलेंगे ताकि ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चों फाइनल गुड्स वो हैं जिनको कि फाइनली यूज़ किया जा रहा है आइदर बाय कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। इट मीन्स कि दोज गुड्स विच आर यूज डायरेक्टली फाइनली यूज बाय द कंज्यूमर ओन्ड बाय द प्रोड्यूसर, दैट इज कॉल्ड फाइनल गुड्स। तो हमें यहाँ ये ध्यान रखना है कि फाइनल गुड्स केवल these goods are not used only by consumer, these goods are used also by producer भी गुड्स को एज अ फाइनल गुड्स यूज़ करते हैं, कि जितनी भी मशीनें जो प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है उसके लिए वो क्या है, फाइनल गुड्स हैं, और कंज्यूमर तो जो भी चीज़ यूज़ कर रहा है उसके लिए फाइनल गुड्स हैं। एंड जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं कि दीज गुड्स आर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में जो गुड्स यूज होंगी वो इंटरमीडिएट गुड्स होंगी। अब आप यहाँ पर आपके एक डाउट निकल के आ सकता है कि सर मशीन को आप कह रहे हो कि ये भी क्या है, फाइनल गुड है, पर मशीन तो प्रोडक्शन में यूज़ होती है, और आप कहते हो कि फर्दर प्रोडक्शन में जो गुड्स यूज़ हो रही हैं वो इंटरमीडिएट है, तो फिर ये फाइनल कैसे हो गई। तो एक चीज़ यहाँ पर समझने की है कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में जो फ़र्क है, जो डिफरेंस है, वो केवल किसी एक पॉइंट के बेस पर हम वो डिफरेंस नहीं करते हैं। उसके और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जो हम आगे इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। उन सभी पॉइंट्स को कंबाइंडली हम देखेंगे और उसके बाद हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि कौन सी गुड्स तो फाइनल है और कौन सी इंटरमीडिएट है। The second thing is that the same goods can be final and same goods can be intermediate. It depends on the use of commodity. कि उस commodity को किस तरीके से यूज किया जा रहा है ये उस पर डिपेंड करता है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गुड कौन सी है। तो हम कोई ऐसे लिस्ट नहीं बना सकते कि ये सारी चीज़ें फाइनल हो गई और ये सब चीज़ें
इंटरमीडिएट हो गई, इस तरह का कोई लिस्ट प्रिपरेशन नहीं हो सकता। तो नाउ सी हियर कि द सेकंड पॉइंट रिगार्डिंग द फाइनल गुड्स एंड दैट फाइनल गुड्स कैन नॉट बी रीसोल्ड। फाइनल गुड्स को हम रीसोल्ड नहीं कर सकते एंड इंटरमीडिएट गुड्स कैन बी रीसोल्ड। यहाँ रीसोल्ड का मतलब आप ये समझिए, हम एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज करिए कि कोई आइसक्रीम मेकर है, उसने मिल्क खरीदा और उस मिल्क को खरीद के उसने उसकी आइसक्रीम बनाई और आइसक्रीम उसने मार्केट में बेच दी। नाउ इन दिस केस एंड इन दिस एग्जांपल द मिल्क विच परचेज्ड बाय द प्रोड्यूसर दैट इज इंटरमीडिएट फॉर द प्रोड्यूसर। अब इसको जहां तक रिसोल्ट की बात है तो मिल्क को उसने मिल्क की फॉर्म में नहीं बेचा। यहाँ मिल्क एक रॉ मटेरियल का काम कर रहा है। उसने, ये जो आइसक्रीम मेकर है, उसने उस मिल्क में कुछ और इंग्रेडिएंट्स मिलाए और उसकी आइसक्रीम बनाई और उसको फिर आगे उसने क्या कर दिया, बेच दिया। तो इसलिए ये मिल्क क्या हो गया, ये इंटरमीडिएट गुड हो गया। अब इसी केस को हम एक अपने पर्सनल फैमिली के हिसाब से देखते हैं कि अगर ये मिल्क हम अपने घर में लेके आए, ठीक है, और हमने भी उस मिल्क की क्या करी, आइसक्रीम जमाई, ये भी हुआ। लेकिन हमारे लिए जब हम इसको घर में लेके आए तो अब ये हमारे लिए इंटरमीडिएट गुड्स नहीं है, क्योंकि आइसक्रीम बना करके हम खुद ही उसका कंजप्शन करेंगे, हम इसको बेचेंगे नहीं, उसका रिसोल्ड नहीं होगा। इसलिए हमारे लिए if we use that milk, that is consumer goods, and for the ice cream maker, producer, owner, that is the intermediate good। I hope कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि these goods are out of their boundary line production and ready for use by their final users। जो फाइनल गुड्स होती हैं दे आर आउट ऑफ देयर प्रोडक्शन बाउंड्री, ये अपनी प्रोडक्शन बाउंड्री से क्या आ जाती हैं, बाहर होती हैं, यानी कि इनके प्रोडक्शन के सारे प्रोसेस कंप्लीट हो चुके होते हैं। एंड नाउ दे आर रेडी टू यूज फाइनली बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर उसको डायरेक्ट क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। बट इफ यू टेक द केस ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, तो इंटरमीडिएट गुड्स में दीज गुड्स आर विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, कि ये जो गुड्स होती हैं ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही होती हैं और ये प्रोडक्शन प्रोसेस में होती है। जैसे इस एग्जांपल में हमने कहा कि जो आइसक्रीम ओनर है वो मिल्क लेके आया और मिल्क लेकर के उसने आइसक्रीम बनाई, तो अब जो मिल्क है वो विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री है, हम मिल्क का यूज नहीं कर सकते। वो उसकी आइसक्रीम बनाएगा, जब वो आइसक्रीम तैयार हो जाएगी तो हम उसको यूज करेंगे। इसलिए ये क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गई, जो कि विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री रहती हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो भी प्रोडक्शन बाउंड्री में हैं, वो सब इंटरमीडिएट गुड्स हैं। नेक्स्ट और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ आपको देखना है कि वैल्यू इज नॉट टू बी एडेड टू दीज गुड्स, यानी कि जो फाइनल गुड्स होती हैं उनकी फिर वैल्यू में कोई एडिशन नहीं होता और जो इंटरमीडिएट गुड्स होती है उनकी वैल्यू में एडिशन हो जाता है। इसको आप यूँ समझिए कि जो मिल्क है, उस मिल्क की जब प्रोड्यूसर जो आइसक्रीम मेकर है वो उसको आइसक्रीम बना करके बेचेगा, तो उस मिल्क की वैल्यू को ऐड करके वो बेचेगा, यानी कि जितने का दूध लिया है तो जाहिर सी बात है उतने की आइसक्रीम में तो उसको बेचेगा ही नहीं। तो एक तरीके से कुछ और इंग्रेडिएंट्स मिला करके उसने क्या कर दिया, आइसक्रीम की मिल्क की वैल्यू को बढ़ा दिया। दूसरा पॉइंट हम यहाँ ये समझते हैं कि जो अगर उस मिल्क को हम अपने घर में लेके आए, तो जब अपने घर में हम उस मिल्क को लेके आए हैं तो अब हमने भी उसकी आइसक्रीम बनाई, लेकिन हम इस आइसक्रीम को बेचेंगे नहीं। तो दैट मीन्स कि हमने उसकी वैल्यू में कोई एडिशन नहीं किया और इसलिए वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, कंज्यूमर गुड हो जाएगी, फाइनल गुड हो जाएगी। तो ये इसका एक पॉइंट है, ये एक बात हुई। और एक हम बात करते हैं कि जो वैल्यू ऑफ दीज गुड्स हैं, यानी कि जो फाइनल गुड्स हैं उनकी वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम में, और जो वैल्यू ऑफ दीज गुड मतलब इंटरमीडिएट गुड्स हैं दे आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। मैंने जैसा कहा कि सेम कमोडिटी में भी फाइनल, सेम क्वालिटी में भी इंटरमीडिएट, बट फिर भी समझने के लिए हम जितना भी हम रॉ मटेरियल है उसको एक तरीके से इंटरमीडिएट मान सकते हैं। कार, मशीन, बुक वगैरह ये सारी क्या हो गई, आपके फाइनल गुड्स हो गई। लेकिन फिर भी आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से कि इट डिपेंड्स ऑन द यूज, इट डिपेंड्स ऑन फाइनल यूज ऑफ कमोडिटी, कि उस कमोडिटी का फाइनल यूज कहाँ हो रहा है, उसके बेस पर ही हम ये डिसाइड करते हैं कि कमोडिटी फाइनल है या वो इंटरमीडिएट है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हुआ।
डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग की एक सीरीज़ मैं चलाऊँगा और इसके कई वीडियो बनेंगे। ये आज पार्ट 1 था, तो आप मेरे साथ बने रहिए और सारे वीडियोस आप देखिए, जिससे कि आपको ये चैप्टर कंप्लीट समझ में आ जाएगा। और अपने नेक्स्ट वीडियो तक आपको गुड बाय। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।